फ्रेंड्स, तो आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर का 7वां लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें आज पोटेंशियल एनर्जी इन एन सिंपल स्प्रिंग के में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर, वो आज हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इस दौरान हमें क्या करना है कि पहले हमें इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। परंतु हाँ, इसका डेरिवेशन ऑलमोस्टली क्या है, सेम रहेगा पेंडुलम के जैसे। ठीक है, पेंडुलम में भी वैसा ही होता है और इसके अंदर भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, इन दोनों के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, यानी एक बार छोड़ने के बाद ये क्या होते हैं, बार बार अपना पाथ है वो रिपीट करते हैं। तो ये क्या है, सेम ही आपके पेंडुलम की तरह है और पेंडुलम में जैसा डेरिवेशन था सेम का सेम वैसा मिलेगा, फॉर्मूला एज टू एज आपको मिलेगा। ठीक है, रही बात इसकी 2-3 न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे कर लेंगे। ठीक है, जो पीछे वाले छूट गए थे सेम ही वैसे ही होंगे पेंडुलम के और सेम ही ऐसे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। केएनएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, या कई बार इसे भी एक और नाम से पुकारा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलास्टिक का मतलब कुछ मतलब रबड़ जैसा हो गया। ठीक है, जैसे स्प्रिंग है, कंप्रेसेबल जो चीज होती है उसके नाम, इसलिए इसे भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। तो देखो, तीन आपको देखो कंडीशन में ध्यान में रखनी है। मान लो कि मेरे पास ये एक दीवार है। ठीक है, ये आपकी एक दीवार है। ये आपकी हो गई वॉल। ठीक है, दीवार। अब देखो, मैं यहाँ पे लूंगा 3 केस। पहले देखो, मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर मेरा एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है वो स्मॉल m है। ठीक है, इसको मैंने स्प्रिंग से दीवार में, पहले इसका जो एक सिरा है वो मैंने दीवार पे लगा दिया और दूसरा जो सिरा है वो इस ब्लॉक से लगाया गया है। ठीक है, दूसरा सिरा मैंने इसे ब्लॉक में लगा दिया है। अब ये क्या है कि स्प्रिंग एकदम में क्या है, अपनी मीन पोजीशन पर है। ठीक है, ना तो ज्यादा कंप्रेबल है, मतलब कंप्रेसेबल है, और ना ही क्या ये ज्यादा का मतलब खींची गई है। ठीक है, तो यानी एकदम अपनी पोजीशन पर है जैसी स्प्रिंग होती है। अब मान लो कि मैं इसे क्या करता हूँ, v वेलोसिटी से इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ। ठीक है, तो v वेलोसिटी से अगर मैं इसे कंप्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि स्प्रिंग है वो थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है। एक बात तो यहाँ पे पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। देखो, v वेलोसिटी के साथ मैंने इसको मतलब कंप्रेस किया, यानी मोशन दे रहे हैं, तो मोशन के कारण कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि जिसका मास m हो और वेलोसिटी v हो, तब वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², ये होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। देखो, मेन पोजीशन ये थी, फिर पोजीशन यहाँ पर आ गई, यानी पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी। देखते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। एक बार रुको, फिर क्या करता हूँ कि मैं जब यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ तो ये स्प्रिंग अपने आप मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। उस वक्त हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तो मुझे क्या एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ताकि ये क्या है, स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये स्प्रिंग आप है जब कंप्रेस करेंगे एक्सटर्नल फोर्स देके, तब यहाँ पर क्या होगा, ये स्प्रिंग है वो अपने आप है अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। यानी ये स्प्रिंग खुद से एक फोर्स जनरेट करेगी, एक खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी मीन पोजीशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। फिर थर्ड पोजीशन के अंदर क्या आ जाएगी, अपनी मीन पोजीशन पर वापस से आ जाएगी कुछ इस प्रकार से।
ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है आपका एक्स, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है देखो इन सभी तीनों पोजीशन के अंदर। यहाँ पर जब आप कंप्रेस करोगे, फोर्स देके एक्सटर्नल फोर्स दोगे, तब ये कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होने के बाद क्या होगी कि ये अपने आप अपनी मेन पोजीशन पर जाने की कोशिश करेगी, जो कि थर्ड पोजीशन ली गई है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स। अच्छा, एक बात हमें ध्यान पड़ गई, ये क्या होगी, अपने आप वी वेलोसिटी से आने की कोशिश करेगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर है, पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कि आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement, यानी जो आपका F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x। ठीक है, ये आपने पीछे भी पढ़ा था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डिस्प्लेसमेंट के। यानी जितना ज्यादा क्या होगा, स्प्रिंग खुद से रिस्टोरिंग फोर्स लगाने की कोशिश करेगी, उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है x के। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो मुझे वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यानी F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका kx आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो k है वो हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे k है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसे हमें स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें F, यहाँ पे क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, और x आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपका F इज इक्वल टू जब kx है तो यहाँ पर k इज इक्वल टू आपका कितना जाएगा भाई, F अपॉन x। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी k की, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देखो पिछले वाले लेक्चर में हमने k की आपको यूनिट नहीं बताई थी। यहाँ से देखो कि F आपका क्या रहा है, kx आ रहा है। ठीक है, k यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट और F रिस्टोरिंग फोर्स एंड x डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर आपका जो k होगा वो F बाई x होगा। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन है, और x यानी लेंथ या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी, ये लो। ठीक है, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसमें कैसे आएगी। देखो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। मान लेता हूं देखो यहाँ पर स्प्रिंग है, तो देखो जरूरी नहीं है कि कितनी कंप्रेस हो, कितनी वो वापस आए, कुछ ना कुछ उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम हो सकती है। तो इस वजह से क्या होगा, आपको वेरिएबल वर्क डन मिलेगा। तो वेरिएबल वर्क डन मिलेगा तब हम क्या करते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, और एक टुकड़े का वर्क डन निकाल के सभी टुकड़ों का जोड़ देंगे, तो ये आसान होगा आपके लिए। तो क्या होगा कि मान लेते हैं लेट स्प्रिंग डिस्प्लेस very small distance dx। तो जब छोटा आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा dx का, तो आपका जो वर्क डन है वो भी आपको क्या मिलेगा, छोटा वर्क डन मिलेगा। तो क्या होगा कि जो dw है वो क्या आ जाएगा, f डॉट dx आ जाएगा। ठीक है, छोटा ही वर्क डन और छोटी डिस्प्लेसमेंट है। देन dw इज इक्वल टू फोर्स की आपको अभी मिल गई है वैल्यू, f इज इक्वल टू क्या होता है, kx होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो kx इंटू dx। अब क्या करना है हमें, देखो एक टुकड़े का हमें वर्क डन मिल चुका है, तो अब क्या करेंगे, हमें ये सभी टुकड़ों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं, पीछे वाले लेक्चर में भी पढ़ा था और उससे पीछे वाले में भी पढ़ा था, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स फ्रॉम 0 टू x, 0 से लेकर x तक मैं क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पर देखो कि जो मीन पोजीशन है आपकी, ये वाली जो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन को आप मान लो कि यहाँ पर क्या है, 0 है। ठीक है, x की वैल्यू जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और 0 के बाद कितना भी हो सकता है, तो वो मान लेते हैं हमें x है। 0 से लेकर x तक इंटीग्रेट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो सभी वर्क डन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, टोटल वर्क डन मिलेगा w
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, 0 से लेकर x तक है। देन w इज इक्वल टू, देखो इसका रूल क्या होता है जी कि जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो और जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेट कर दो। तो k है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dx फ्रॉम 0 टू x। देन w इज इक्वल टू k x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू x। देन अब क्या करना है, पहले आपको अपर लिमिट पुट करनी है। पहले अपर लिमिट पुट करोगे माइनस फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है इसकी x, देन x यहाँ पे आप पुट करो, x की जगह x पुट करोगे तो x ही रहना है, बट 2 माइनस 0। अब 0 पुट करोगे x की जगह तो 0 ही आना है। देन w इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी w मैं लिख सकता हूँ 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको वर्क डन मिल चुका है। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो वर्क डन है वो आपका कंप्लीटली किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की ओर। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस वर्क डन इज completely transferred into potential energy। ठीक है, into potential energy। तो जो वर्क डन मिल रहा है वो कंप्लीटली किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की ओर। तो W इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये लो पोटेंशियल एनर्जी आपको स्प्रिंग की मिल चुकी है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी रहेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर था। आप ये डायग्राम ध्यान में रखोगे पहले तो। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तब हम वेलोसिटी देंगे, तब ये कंप्रेस होगा और फिर ये जो स्प्रिंग है वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा के फिर से अपनी मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, और फिर जो F होता है यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। देन F इज इक्वल टू kx, हमने यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दिया और ये जो कांस्टेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड F इज इक्वल टू kx, k इज यहाँ से क्या आ जाएगा, F अपॉन x, यानी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर मैंने बोला वर्क डन F डॉट x होगा। अब ये वर्क डन है वो वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो सकता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन आपको वेरिएबल मिलेगा। और मैंने मान लिया कि जो स्प्रिंग है वो क्या है, एक छोटे मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करता है dx, तो यहाँ से जो वर्क डन मिलेगा वो भी छोटा मिलेगा। देन dw इज इक्वल टू f डॉट dx, एंड dw इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होती है, हमने यहाँ से निकाल लिया है, f इज इक्वल टू kx होती है, तो kx इंटू dx है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर x, तो टोटल वर्क डन यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, w, सभी वर्क डन को जोड़ोगे तो, और kx इंटू dx है। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से लेकर x तक है। देन ये आपको प्रोसीजर मिलेगा, यहाँ पर वर्क डन मिलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब जो ये वर्क डन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप पहले आप ये इतना नोट कर लीजिए, फिर एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, कर लीजिए। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ एन स्प्रिंग इज 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। यानी आपको क्या दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻³ मीटर, तो न्यूटन पर मीटर दिया गया है। ठीक है, यानी स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू दी गई है। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू द स्प्रिंग सो दैट इट डिस्प्लेस 4 मीटर, यानी उस स्प्रिंग को कितनी पोटेंशियल एनर्जी दी जाए कि वो डिस्प्लेसमेंट कितना ऑब्टेन करे, 4 मीटर। यानी डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है 4 मीटर। देन पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है स्प्रिंग के लिए, हाफ के एक्स स्क्वायर। देन 1/2 के की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2 × 10⁻³ एंड एक्स, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर है, यानी 4 × 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और 4 × 4 कितना होगा, 16, तो 16 × 10⁻³ जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, तो एक इजी सा सवाल था, एक इजी सा क्वेश्चन था, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए। तो देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है कि इफ 100 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू द स्प्रिंग कांस्टेंट सो दैट इट ऑब्टेन 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, देन फाइंड आउट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी लगती है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, देन आपको फाइंड आउट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है
देन पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होती है 1/2 kx²। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है 100 जूल एंड डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 2 मीटर। अब आपको केवल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 100 जूल और 1/2 k की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है, फाइंड आउट करनी है। और x² कितना है 2 का स्क्वायर। देन 100 ये 2 ऊपर आ जाएगा इंटू 2 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू के 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 50। देन k इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर। k की वैल्यू या जो यूनिट है वो आप लगाना ना भूले, न्यूटन पर मीटर होती है। ठीक है, वरना का पूरा न्यूमेरिकल कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी का अगर सही है तो बहुत बताइए। तो थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास है कि 16 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन टू द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 2 न्यूटन पर मीटर, देन कैलकुलेट कंप्रेशन इन स्प्रिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दी गई है 16 जूल। ठीक है, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया है k की वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर। देन आपको कंप्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो कंप्रेशन नाम आ जाए या डिस्प्लेसमेंट है, एक ही बात होती है। ठीक है, देन x इज इक्वल टू कितना है आपके पास है, फाइंड आउट करना है, दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है 1/2 kx²। पोटेंशियल एनर्जी आपके 16 जूल दे रखी है, 1/2 इंटू k की वैल्यू 2 है एंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, देन मीटर स्क्वायर या फिर x² लिख लो, मीटर स्क्वायर नहीं, x² इज इक्वल टू 16, देन x इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका 4 मीटर। ये लो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, नोट कर लीजिए आप ये पहले। तो यहाँ से इतने न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, जितने हमने आपको करा दिए हैं। देखो पेंडुलम में और यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा बहुत अगर लैंग्वेज चेंज करके दे देता है तो कोई बात नहीं है, आपको फॉर्मूला है कि याद में रखना है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx²। ठीक है, और इस वाली को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहा जाता है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछे तो घबराना नहीं, यही होती है। ठीक है, जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं नॉर्मली, इससे बाहर नहीं जाते हैं। तो अगर आपके पास इस लेक्चर के नोट्स हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। और अपना जो नेक्स्ट लेक्चर लेगा वो रहेगा पावर प्लांट पे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है पावर प्लांटों में, तो वो हमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।